नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेन है। मैं भी सुंदर प्रोग्राम की मदद आज की है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। जूम पर मेरा नेटवर्क यहाँ पे काम बहुत कम करता है। आई होप मेरी आवाज सही से आ रही होगी। मुझे इसी की सबसे बड़ी टेंशन रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको आभार देता हूँ, ग्रुप को आभार देता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और यार ये जो टॉपिक है ना, मेंटेनिंग सोब्राइटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। साथियों, मेरी लाइफ स्टोरी से बहुत सारे लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। साथियों, मैं 22 जुलाई 2012 को ए से जुड़ा था और 23 जुलाई 2012 को मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले की हालत ऐसी थी कि मैं शराब पी के अपने आप को बुरी तरह बर्बाद कर चुका था। लेकिन शराब बंद करना मेरे लिए बड़ा इशू नहीं था। मैं जब मर्जी चाहता था शराब बंद कर देता था। एक बार मैंने 6 महीने शराब बंद की, फिर एक बार 3 महीने बंद की, फिर कभी 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 3 दिन। यानी जब भी स्थितियां बिगड़ती थी मैं शराब बंद कर देता था और जैसे ही स्थितियां ठीक होती थी मैं फिर से शराब पी लेता था। हालांकि धीरे धीरे जो शराब से दूरी की अवधि थी वो कम होती चली गई। चाहकर भी मैं कभी दोबारा 6 महीने शराब से दूर नहीं रह पाया ए में आने से पहले। एक बार 6 महीने रहा, फिर वो 3 महीने पे आ गया, फिर वो 1 महीने पे। यानी दूरी थी वो कम होती जा रही थी। और आखिर के कुछ सालों में तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं सुबह कसम खा के निकलता मेरी माँ की कि मम्मा आपकी कसम, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। और 15 मिनट के बाद ही मैं जाके शराब पी रहा होता। बिग बुक में भी लिखा है कि शराब अंदर जाने के बाद वो हमारा एक मेंबर अपने आप को धिक्कारता है, पूछता है कि तेरे सारे वादे इरादे कहाँ चले गए। वही मेरे साथ होता था। तो मैं परेशान था यार इस चीज को लेकर कि मैं शराब बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और बंद कर भी रहा हूँ तो ये फिर से शुरू क्यों हो रही है। मुझे शराब से डर नहीं लगता था, मुझे शराब के विचार से डर लगता था। जिस दिन मेरी शराब ज्यादा हो जाती थी, घर में कुछ नाटक हो जाते थे, तो मैं 2-3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता था और मैं सोचता था कि अब कभी मैं जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। फिर अचानक से एक थॉट आता कि थोड़ी सी पी लेते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक बार पीना शुरू करना और फिर वापस से वही उसी स्थिति में पहुंच जाना। तो ऐसी स्थिति में यार जीवन नरक हो चुका था। मैं भगवान से रोज मौत मांग रहा था, मुझे मौत नहीं मिल रही थी। शायद भगवान यही चाहता था कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं, शराब से दूरी प्राप्त करूं और अपने साथ साथ दूसरे भाइयों की भी मदद करूं। इसीलिए भगवान ने मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया और गिरते पड़ते 22 जुलाई 2012 को मैं ए में पहुंच गया। और वहां जाकर मुझे पता चला कि एक बीमारी है और इसके लिए मुझे शराब से दूरी बनाई रखनी पड़ेगी। अब पहला सवाल ये था कि शराब से दूरी मुझे कब तक बनाए रखनी, क्योंकि मैं तो शराब कम करने के लिए गया था, पूरी तरह छोड़ने के लिए नहीं गया था।
क्योंकि दिमाग ये कहता था कि अगर मेरे जीवन से शराब चली गई तो सब कुछ ही चला जाएगा। ये भगवान का शुक्र है कि पहले दिन पहली मीटिंग में मेरे जैसे सड़े हुए दिमाग में ये बात बैठ गई, मैं शराब नहीं पी सकता। ये एक चमत्कार था मेरे लिए। लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं भाइयों इस बात को समझने में कि वो आदमी शराब नहीं पी सकता, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पहले दिन पहली मीटिंग में ये चीज समझ में आ गई कि मैं शराब नहीं पी सकता। चाहे इसके प्रति मेरे दिमाग में फिजिकल एलर्जी या मेंटल ऑब्सेशन बैठा हो, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी को तो समझने की स्थिति ही नहीं थी, और सच पूछो तो मेंटल ऑब्सेशन के बारे में भी कुछ जानने की वो नहीं थी, उस स्थिति नहीं थी। मैं जो चीज समझ पाया था वो थी फिजिकल एलर्जी, कि मैं अगर शराब की एक बूंद नहीं पीऊंगा तो मेरी फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट नहीं होगी। तो यहाँ से शराब से दूरी प्राप्त करने की मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई, और उस इच्छा को सहारा दिया आपने जो मुझे टूल्स बताया, वन डे एट ए टाइम, कि आज के दिन शराब नहीं पीना, हार्ट का पालन करना है, भूखे नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है, अकेले नहीं रहना है, थकना नहीं। ये सारी चीजें मैंने अप्लाई की यार। और सबसे जरूरी चीज कि मीटिंग आना, ये मैंने करना शुरू कर दी। मेरी शराब से दूरी बन गई। धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से चलते हुए 1 महीना पूरा हुआ, 2 महीने पूरे हुए, 3 महीने पूरे हुए, सफर आगे बढ़ने लगा। मुझे अभी तक सोब्राइटी का मतलब समझ में नहीं आया था कि ये सोब्राइटी बोलते हैं, ये क्या होता है। अब सोब्राइटी को भी हम दो अर्थों में लेते हैं। इंग्लिश में जब हम सोबर वर्ड को ढूंढते हैं तो सोबर का अर्थ मिलता है शराब से दूर, यानी जिस व्यक्ति ने शराब नहीं पी हो उसे हम सोबर कहते हैं। लेकिन जब हिंदी में सोबर का अर्थ हम संयमित पढ़ते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। इंग्लिश वाले सोबर से सिर्फ इतना सा है कि आज के दिन शराब नहीं पीना, लेकिन उसी को जब वो हिंदी में लेते हैं, संयमित बनते हैं, तो उसके मायने बहुत अलग हो जाते हैं। संयमित मुझे जीना है, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, सब कुछ संयमित होना चाहिए, ये मैं उस समय सोचता था। तो ये सारी बातें मैंने एक मेंबर के साथ शेयर की, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, तू सिर्फ अभी शराब से दूर रहने की कोशिश कर और उसी पे टिका रहे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये कब तक, ये सवाल बार बार कानों में गूंजता था कि कब तक मुझे शराब से दूर रहना, कब तक मुझे मीटिंग आते रहना है, कब तक मुझे अपना पेट भर के रखना है। क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब मुझे निश्चित रूप से शराब से मुक्ति मिलेगी, या मैं ऐसे ही डर डर के जीऊंगा? कब तक मैं अपने आप को शराब के सामने शक्तिहीन मानता रहूंगा? ये सारे सवाल बराबर दिमाग में चलते रहते थे, और डर इतना था कि मैं मीटिंग भी जाता रहता था। मीटिंग में अक्सर लोगों से एक बात सुनता था, वन डे एट ए टाइम चलो, आज के दिन दारू मत पियो, मीटिंग आते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करते करते मैंने लगभग 18 महीने निकाल दिए, शराब नहीं पी, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था।
ना मैं अपने आप को एल्कोहलिक एनोनिमस से जोड़ पा रहा था, ना मैं लिटरेचर से जोड़ पा रहा था, और मेरा जो व्यवहार था वो पहले से भी और ज्यादा खराब होता जा रहा था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मैं चिड़चिड़ा हो रहा था, मैं बिल्कुल परेशान था यार। मैं सोच सोच कर दुखी था कि शराब छोड़कर मुझे हासिल क्या हुआ है। मेरे जीवन में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। मैं अपने साथ के लोगों को हंसते हुए देखता था, एंजॉय करते हुए देखता था, मेरा दिल जलता था कि यार भगवान, इससे अच्छा तो मुझे कोई कैंसर, एड्स ऐसी भयानक बीमारी दे देता। ये अल्कोहलिज्म मुझे क्यों दिया? तो मैं परेशान था यार। ऐसी स्थिति में जब मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया और उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, तब वहां पहली बार मुझे सोब्राइटी के मायने समझ में कि सोब्राइटी का अर्थ क्या है। मेंटेनिंग सोब्राइटी, वन डे एट ए टाइम का अर्थ समझ में आया। वन डे एट ए टाइम को अपन क्या क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं? वन डे एट ए टाइम मतलब आज के दिन दारू नहीं पीना। नहीं यार, बिग बुक कुछ और ही कहती है। बिग बुक कहती है कि हमें शराब से बेशक 24 घंटे के लिए मुक्ति मिली है, लेकिन हमें 24 घंटे के अनुसार जीना है। सोब्राइटी शराब छोड़ देना नहीं है, सोब्राइटी है बिना शराब के एक अच्छा जीवन जीना। सोब्राइटी कोई मुकाम नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो मुझे रोजाना जीनी है, और तब तक जीनी है जब तक मैं जिंदा हूँ। तो जब नया भाई मीटिंग में आता है और सोसाइटी की जब बातें होती हैं, तो पहला सवाल उसके दिमाग में यही आता है कि शराब से दूरी बनाए रखने के लिए, यानी अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अभी तक जो बातें कर रहा था ना मैं, वो सारी बातें जरूरी है। एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई भी चीज फालतू नहीं है। यहाँ हर मेंबर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। वन डे एट ए टाइम मुझे शराब नहीं पीनी है, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या है यार? जो डीप सोब्राइटी की बात हम करते हैं, लाइफ लॉन्ग सोब्राइटी की बात करते हैं, वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मैं एक अभी डेटा देख रहा था कुछ दिन पहले कि हम जितने भी मेंबर सोबर होते हैं ना, उनमें से 80% मेंबर ऐसे होते हैं जिन्हें कम से कम एक बार तो रिलैप्स का अनुभव जरूर होता है। 20% लोग ही मेरे जैसे होते हैं जिन्हें रिलैप्स का अनुभव नहीं होता। टचवुड नजर ना लगे भगवान की कृपा से। लेकिन 80% हमारे साथी ऐसे होते हैं जिन्हें एक दो बार रिलैप्स के इस दर्द से गुजरना पड़ता है। और हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो मल्टीपल रिलैप्सिस से जूझते हैं। तो क्यों, कहाँ कमी रह जाती है? तो यहाँ सोचने की बात यह है कि जो कार्य किताब में लिखा है ना, कि अगर जो हमारे पास है वो सब आप चाहते हैं, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो हम सब ने किया है। यानी हमारे पहले 100 भाई बहन, हमारे पूर्वज जो बिग बुक में लिख कर गए हैं, वो सब मुझे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ना सिर्फ मुझे आज के दिन शराब पीना है, शराब से दूरी रखनी है, बल्कि मुझे अपने जीवन का जो ढांचा बनाना है वो भी मुझे 24 घंटे के अनुसार ही बनाना है। तभी मैं अपने आप को 24 घंटे सोबर रख सकता हूँ। मैं कितने दिन तक अपने आप को इसी थॉट के साथ घसीटूंगा
कि मुझे आज के दिन शराब नहीं पीनी है। कितने दिन तक मैं अपने सामान्य जीवन को मारूंगा, डर डर के जीऊंगा? नहीं। यहाँ बताए गए कुछ छोटे छोटे काम अगर मैं करूं तो ये डर मेरे चले जाते हैं। मैं खुशी खुशी से शराब से दूर रह सकता हूँ। जो मेरा जीवन नीरस हो गया है, बोरिंग हो गया है, मैं उसका आनंद उठा सकता हूँ, बशर्ते कि मैं अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करना सीख जाऊं। मेंटेन का मतलब ये होता है ना, उसकी देखभाल करना, जहां कुछ गड़बड़ लग रही है उसको रिपेयर करना। तो मेरे दिन की शुरुआत आज भी होती है साथियों, सुबह उठते के साथ ही आत्म शांति की प्रार्थना के साथ। और ये चीजें हम में से अधिकांश साथियों को बताई जाती हैं कि आप सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करें। जब मुझे आत्म शांति की प्रार्थना याद नहीं थी तो उस समय मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता था कि हे भगवान, मुझे आज के दिन सोबर रख। यहाँ से मेरे दैनिक जीवन की शुरुआत होती है। जब मैं अपनी प्रार्थना कर लेता हूँ उसके बाद मैं उठता हूँ और अपने दूसरे काम करता हूँ। इसके साथ साथ मुझे एल्कोहलिक अनोनिमस में अपने जो पुराने साथी हैं उन्होंने मुझे कुछ छोटे छोटे टूल्स दिए हैं। प्रेयर हो गया, इसके साथ साथ मुझे अपने जो मेंबर्स हैं उनसे बात करनी होती है। रोज एक या दो तीन जितने मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि मुझे 24 घंटे अपने मेंबर्स के साथ ही बातें करते रहना है, उनके ही चिपके रहना है, मुझे अपने घर को, अपने काम को भूल जाना नहीं। एक निश्चित समय पर मुझे आज भी रोजाना एक दो नए भाइयों के साथ, पुराने भाइयों के साथ बात करनी होती है। ये मेरी सोब्राइटी को मेंटेन करने में मेरी मदद कर। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मदद करती है? भाई, शराबी चाहे नया हो या पुराना हो, 20 साल पुराना हो या 20 दिन पुराना हो, थॉट प्रोसेस तो सबका एक जैसा रहता है। सब एक जैसी बीमारी के शिकार हैं। बस 20 साल वाले को उन परिस्थितियों को टैकल करने का एक अनुभव हो गया है जो 20 दिन वाले को नहीं है। लेकिन क्या पता आज जो एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो उस 20 साल वाले व्यक्ति के जीवन में पहली बार ही हुई हो, तो वो अपने 20 साल के अनुभव से आज भी अकेला उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। तो उस अनुभवी व्यक्ति को भी उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, अपनी आत्म शांति को बरकरार रखने के लिए किसी न किसी दूसरे साथी की मदद की जरूरत पड़ती है। तो वो हमारे जो ओल्ड टाइमर होते हैं वो भी निसंकोच हमें फोन कर लेते हैं। अपने आप मेरे स्पॉन्सर कई बार मुझे फोन कर लेते हैं, या नरेंद्र बाबू, ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अरे यार हमारे टाइम में ये चीजें होती नहीं थी, आप बताओ इसका कैसे क्या करते हैं। मैं अपने अनुभव उनके साथ शेयर करता हूँ, वो अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें हेल्प मांगने में सकुचाना नहीं है। अगर मैं अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करना चाहता हूँ, कंटिन्यूअस सोब्राइटी चाहता हूँ, तो मुझे 0.01% भी कहीं संशय की स्थिति हो तो मुझे तुरंत हेल्प मांग लेनी है। नए भाइयों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो, मैं अक्सर बात करता हूँ तो एक ही बात, सर मैंने ये सोचा कि नरेंद्र भाई खाना खा रहे होंगे, नरेंद्र भाई सो रहे होंगे, नरेंद्र भाई ये कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ नरेंद्र भाई क्या कर रहे थे, ये नरेंद्र भाई का काम है। तुम्हारा काम था मुझे कॉल करना। तुमने कॉल किया होता तो तुम्हारी समस्या का जो मेरे पास अनुभव होता वो मैं आपको देता। कि रात को चाहे तू 1 बजे फोन कर,
तुझे जरूरत है तो तू फोन कर। अगला अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो उठाएगा नहीं। तो मुझे हेल्प मांगने में सचाना नहीं है। इसके साथ साथ मुझे जो और छोटे छोटे टूल्स बताए, चाहे वो हार्ट का हो या लिटरेचर रीडिंग का हो या डेली मीटिंग जाना हो, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ती हैं यार। मुझे एक चीज समझनी पड़ती है कि ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माई प्रॉब्लम। तो मेरी थिंकिंग कैसे ठीक रहे, और बिना प्रार्थना के, बिना उस शक्ति की मदद के मेरे विचार ठीक नहीं हो सकते। और मेरे विचार कब ठीक होंगे, मैं जब ये स्वीकार करूंगा कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मेरे अंदर कमियां हैं, अपने चारित्रिक दोषों का मैं आकलन करूंगा और अपने स्पॉन्सर के साथ मैं उन्हें शेयर करूंगा, तभी तो मेरे अंदर सुधार की प्रक्रिया जगेगी। अगर मैं सिर्फ शराब नहीं पी रहा हूँ, मीटिंग जा रहा हूँ और ये बाकी काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कितने दिन सोबर रह पाऊंगा। शराब से दूरी कुछ दिनों तक मैं हासिल कर पाऊंगा, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए मुझे इन 12 कदमों का आचरण करना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर वापस से मेरे जीवन में शराब आएगी, और और जो मेरा बैंड बजेगा उसका मैं आपको क्या ही बताऊं। और इसके साथ साथ मैं जहां रहता हूं, मेरा परिवार, मेरा काम, वहां मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कुछ चीज ऐसी होती हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, और खासकर अर्ली सोब्राइटी में। हम अक्सर मेंबर्स को ये बताते हैं कि जब मैं पी रहा था तो मैं रिमोट वाला बंदर बना हुआ था। मतलब कि बीवी को कुछ चाहिए तो वो एक बटन दबा देगी, माँ को कुछ चाहिए वो बटन दबा देगा, ऑफिस वालों को कुछ चाहिए वो बटन दबा देंगे, और मैं उस बंदर की तरह उछलता था। हर बात पर मैं रिएक्ट करता था। तो मैं परेशान था यार इस चीज से। ये बातें जब मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर के साथ शेयर की, तो उन्होंने का ये रिमोट वाला एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर उस रिमोट के सेल निकाल दिए जाएं तो वो रिएक्ट करेगा क्या। मैंने कहा नहीं। तो कहता है तू भी अपने सेल निकाल दे। तो सेल कैसे निकालूं, ये तो मुझे पता नहीं। यहाँ मीटिंग में आते रहने से और आप लोगों के अनुभवों से मुझे ये बताया कि मुझे उन ट्रिगर्स की पहचान करनी है। मैं देख लेता था कि अब मेरी बीवी का मूड खराब है, तो मैं वहां से हट जाता था। तो हमें कहा गया एक स्लोगन कि लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ दो जहां मेरी आत्म शांति भंग हो रही है। कोई आदमी मुझे गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा है तो वहां से मैं तुरंत हट जाता था। कॉल योर स्पॉन्सर, तुरंत स्पॉन्सर को या मेंबर को फोन लगा लो, पानी पी लो, प्रार्थना कर लो, और वो गहरी गहरी सांस ले लो, जो नॉर्मल सी चीजें हमें बताई जाती हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है ना कि मैं उन ट्रिगर्स की पहचान करूं कि मुझे कौन कौन सी चीजें ट्रिगर करती हैं। मैं बार बार रिलैप्स होता हूं उन्हीं चीजों को बार बार देखकर। तो अपने ट्रिगर्स की पहचान मुझे करनी पड़ेगी और एक मेंबर के साथ उनको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर मैं रिलैप्स हो रहा हूं तो अपनी सोब्राइटी को मेंटेन कर पाने में विफल हो रहा हूं, तो पहले मुझे उन कारणों का तलाश करना पड़ेगा ना कि भाई क्यों ऐसा बार बार हुआ। आप लोगों ने यहाँ तक बताया, मैं मीटिंग आ रहा हूँ, वन डे एट ए टाइम चलने की कोशिश कर रहा हूँ, हार्ट भी फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मैं रिलैप्स हो गया। यानी
जो ट्रिगर थे उन्होंने अपना काम किया। तो इसके लिए मुझे एक चीज और अपने अंदर खोजनी पड़ती है, और वो शायद मैं खुद ना खोज पाऊं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे साथ काम कर रहा होता है, मेरा साथी होता है, वो मुझे बता देता है। वो होते हैं मेरे रिलैप्स के साइन, मेरे रिलैप्स के लक्षण। मुझे नहीं दिखते, लेकिन मेरी बैटिंग में जाते हुए मेरे मेंबर्स को दिखने लग जाते हैं, मेरे स्पॉन्सर या इनिशियल स्पॉन्सर को दिखने लग जाते हैं। कुछ दिनों की शराब से दूरी के बाद ही मेरे मन में मीटिंग में जाने के प्रति अरुचि हो जाती है। यार छोड़ना यार, पिछले हफ्ते तो गए थे, क्या करेंगे। उससे पहले भी जिस व्यक्ति से मैं रोज बात कर रहा हूँ, अचानक मैं उस व्यक्ति से बात करना कम कर देता हूँ। मेरी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, या मैं अपनी प्रार्थनाएं छोड़ देता हूँ कि छोड़ यार, आज तो नहीं कर पाए, प्रार्थना कल कर लेंगे। तो ये लक्षण है कि मैं रिलैप्स की ओर बढ़ रहा हूँ। जहाँ वायदों में कहा गया है ना कि हमारे नए मित्रों में हमारी रुचि बढ़ जाएगी, तो अगर मेरी रुचि मेरे पुराने मित्रों में बढ़ रही है और नए मित्रों में घट रही है, तो आप ये मानिए कि मेरी सोब्राइटी को खतरा हो रहा है। मैं अपनी सोब्राइटी को सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मुझे देखना पड़ेगा। मुझे बताया गया है कि मेरे पुराने आइडिया काम नहीं करेंगे, और अगर मैं थोड़ी सी सोब्राइटी में का आने के बाद वापस से अपने पुरानी हरकतों पर लौट रहा हूँ, पुराने ठिकानों पर जा रहा हूँ, बेशक मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, पुराने दोस्तों के पास पार्टियों में जा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, वो लोग पी रहे थे, मैं तो उनके साथ बैठ के स्नैक्स खा रहा था। भाई ये सीधा सीधा सा है कि मैं अपनी सोब्राइटी को तलवार की धार पर लेकर चल रहा हूँ। मैं सोब्राइटी मेंटेन करने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उल्टा अपनी सोब्राइटी को खतरा पैदा कर रहा हूँ। तो अब इन सब को देखते हुए कि अब मैं बचूं कैसे, बचाव भी तो बहुत जरूरी है ना मेरे लिए। सिर्फ खतरों के प्रति जागरूक हो जाना वो नहीं है ना। तो सबसे जरूरी चीज जो मैंने आज अपने साथ शेयर की आपके साथ, जो मैंने सीखा कि अपने ट्रिगर को मुझे पहचानना है, और साथ साथ मुझे अपने रिलैप्स के जो साइन है ना उनको देखना है कि अगर मुझे ए के प्रति बोरियत हो रही है, ए वालों की बातें बुरी लग रही हैं, तो ये मेरे लिए अच्छे साइन नहीं है। और मुझे बताया गया कि पुराने आइडिया नहीं अपनाने, पुराने रास्तों पर मुझे जाना ही नहीं है। और अगर अभी भी मैं अपनी पुरानी जो लाइफ स्टाइल है उसी के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत गलत है। मैं मरूंगा, मरूंगा मतलब कि मैं फिर से पीऊंगा। तो यहाँ मुझे बताया गया कि मैंने कहा कि अगर तुम कह रहे हो पुराने दोस्तों के पास मत जाओ, तो मैं कहाँ जाऊं अब, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं बचा है। क्या तुम फेलोशिप के अंदर नए दोस्त तलाश करो, एक हेल्दी रिलेशन बनाओ, अपनी फैमिली को टाइम दो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। ये मेरे लिए सच में एक नया अनुभव था कि शाम के टाइम मेरा जैसा शेड्यूल था कि दोस्तों के साथ जाना, बाहर बैठना, पीना, ये करना, और अब मैं दोस्तों के पास जा नहीं रहा हूँ। तो मैं शुरुआत में बच्चों के साथ जैसे क्रिकेट खेलने लग गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने कुत्ते को घुमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये नई चीजें मैंने अपने अंदर डेवलप की। कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, मुझे कुकिंग का शौक लग गया, मैं कुकिंग करने लग गया। लेकिन मैंने बाहर जाना बंद कर दिया, पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। कई सालों के बाद अब दोबारा से सिर्फ सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल पाता हूँ। आज भी अगर वो मुझे किसी इवेंट पे बुलाते हैं पर्सनली, या कहीं टूर पर जाने की बात चलती है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। जबकि मुझे पता है कि ना तो वो मुझे पिलाएंगे और ना ही मुझे पीने देंगे।
लेकिन वो तो सोशल ड्रिंकर हैं, जब बाहर जाते हैं तो वो ड्रिंक करते हैं, मैं उनके साथ अनकंफर्ट महसूस करता हूँ। तो मैं ऐसा कोई काम आज भी नहीं करना चाहता कि जिससे मैं अपने आप को अनकंफर्ट पाऊं, तो मैं उनसे दूरी बना लेता हूँ। हाँ, मेरे एक के मित्रों के साथ चाहे आप मुझे 10 दिन के लिए बाहर भेज दो, 15 दिन बाहर भेज दो, मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्ट नहीं होता है, क्योंकि अब मेरे दोस्त बदल गए हैं। तो मुझे पुराने दोस्तों की बजाय अपने नए दोस्तों में अपनी रुचि जगानी पड़ेगी, अगर मैं अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करना चाहता हूँ। और सबसे जरूरी बात कि दूसरों के साथ रिश्ते सुधारने से पहले मुझे अपने आप के साथ रिश्ते सुधारने पड़ेंगे। मैं सोबर किसके लिए हो रहा हूँ? मैं अपने लिए सोबर हो रहा हूँ भाई। मैं अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप, भाई बहन के लिए सोबर नहीं हो रहा हूँ। मैं खुद के लिए सोबर हो रहा हूँ। तो मेरी सोबराइटी की तारीफ कौन करेगा? सबसे पहले मुझे खुद अपनी सोबराइटी की तारीफ करनी पड़ेगी कि थैंक यू भगवान, और अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ेगी कि वेल डन नरेन, वेल डन यार, एक बोलेगा मेरे को, कोई तारीफ नहीं करेगा मेरी। उसी तरह मुझसे प्यार कोई क्यों करे जब मैं अपने आप से प्यार नहीं करता था? जो इंसान समय पर खाना ना खाए, समय पर नहाए नहीं, अच्छे से रहे नहीं, उससे कौन प्यार करेगा? सोब्राइटी का अर्थ तो यही है ना कि एक अच्छा जीवन जीना। शराब छोड़ देना काफी नहीं है। तो शराब बंद करने के साथ ही मुझे अपने आप पर ध्यान देना पड़ा। भैया टाइम से उठाकर, टाइम से खाया कर, अच्छा नहा धो के रहा कर। मैं सच में साथियों बताऊं आपको कि जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तो मुझे कपड़े तक पहनने का शऊर नहीं था कि किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। सेव बनाई तो बनाई, नहीं तो नहीं बनाई। तो आज मैं अपने इनिशियल स्पॉन्सर को धन्यवाद देता हूँ कि एक दो बार मैं ऐसे ही चला गया, सही से कपड़े नहीं पहन कर गया, दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनाई थी मीटिंग में, तो उन्होंने मीटिंग के बाद में मुझे अच्छे से डांट दिया कि क्या बात है, कपड़े नहीं है तेरे पास? मैंने कहा है ना। तो बोली ये क्या पहन के आ गया तू? उस तरीके के पहन के आया कर, और ये सेव वेव बना के बाल वाल कटवा के अच्छे से रहे। तो मैंने कहा यार यहाँ मीटिंग करने आया, कोई फैशन में थोड़ी ना आया हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ जब हम मीटिंग में आते हैं तो हम अब अपने आप को सोबर कहते हैं ना, तो सोबर कहना काफी नहीं है ना, सोबर दिखना भी चाहिए ना। तो इसके लिए यार मुझे अपने आप से प्यार करना पड़ा और अपनी देखभाल करनी पड़ी, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी थी। और इसके साथ साथ मैं अपना जीवन कैसे जीऊं, ये एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा यार। जो बिग बुक कहती है, मुझे वो अपनाना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक वो मुझे अपनाना पड़ा। बिग बुक में पेज नंबर जब हम 87 पे आते हैं, तो 85 से स्टार्ट हो जाता है पूरा ये जो हमारा सोब्राइटी को हम कैसे मेंटेन करें। मैं वहीं से ले रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ। तो किताब में लिखा है क्लियर कि इस व्यवहारिक आध्यात्मिक कार्यक्रम पर ढीले पड़ जाना और अपनी प्राप्ति पर संतुष्ट हो जाना बहुत आसान। यहाँ मैं कहूंगा कि जब हम नए नए आते हैं तो शराब से दूरी मिलते ही संतुष्ट हो जाना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शराब एक छुपी हुई मक्कार शत्रु है। हम शराबीपन की बीमारी से ठीक नहीं हुए हैं। हमें जो राहत मिली है वह केवल एक दिन के लिए है, जो हमारी आध्यात्मिक अवस्था बनाए रखने पर निर्भर करती है। तो ये चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी कि मैं इस बीमारी से केवल एक दिन के लिए ठीक हुआ हूँ, और उसकी कंडीशन ये है कि मैं अपनी जो आध्यात्मिक स्थिति है इसको बरकरार रखूं। जो मैंने अभी बताया कि अपने दिन की शुरुआत में प्रार्थना से करूं,
और दिन का अंत भी मैं प्रार्थना से करूं, तभी तो मैं इस चीज को मेंटेन कर सकता हूं। तो अब ये मैं कैसे करूं? तो इसके लिए भी बिग बुक मुझे क्लियर कहती है कि सुबह जागने के बाद हमें अगले 24 घंटों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आज तो हम भगवान से प्रार्थना करके सो जाएंगे, और सुबह जैसे ही हम उठते हैं, तो मैं जो करता हूँ वो ये है कि उठते के साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ, और अपने दिन का जो आगे करना होता है कि आज मुझे ये काम करना होता है, उसकी मैं एक योजना दिमाग में बना लेता हूँ। जब पहले नया नया था, स्टेप वर्क किया था स्पॉन्सर के साथ, तो ये सारी चीजें मैं लिख कर करता था। लेकिन लगातार करते रहने से अब वो इतनी आदत हो गई है कि अब मुझे लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कुछ जरूरी काम होते हैं, वो मैं नोट कर लेता हूँ। आजकल तो डायरी पेन की जरूरत नहीं पड़ती, व्हाट्सएप पे ही नोट कर लेता हूँ कि आज मुझे ये करना है, इस ऑफिस में जाना है, ये काम करवा के लेके आना है, बिजली का बिल भरना है, वापसी में ये चीज लेके आनी है, सारी चीज नोट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से मेरा दिमाग है ना, वो सेंटर में रहता है। और जब मैं प्रार्थना कर लेता हूँ ना, तो मैं अपना जीवन और अपनी इच्छा ईश्वर को सौंप देता हूँ। उनमें से अगर कोई चीज रह जाती है तो वो भी मैं गॉड्स विल मान लेता हूँ, और जो सारे काम अच्छे हो गए उसके लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ। फिर दिन के दौरान भी अगर कहीं कोई स्थिति खराब होती है, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मेरी आत्म शांति भंग होती है, तो मैं उसी समय प्रार्थना कर लेता हूँ, ईश्वर से निर्देशन मांग लेता हूँ, अपने स्पॉन्सर को या किसी ओल्ड टाइमर को फोन कर लेता हूँ, और वहां से मुझे गाइडेंस मिल जाता है और मैं उस चीजों से निकल जाता हूँ। फिर बाकी जैसा हम करते हैं, दिन में मेंबर से बात हो गई, अपने स्पॉन्सर से बात हो गई, मीटिंग चले गए, मीटिंग में शेयर कर लिया, किसी भाई की मदद हो गई, ऐसा करते करते आराम से दिन निकल जाता है। और इन सब के साथ साथ मैं अपने जो रोजमर्रा के काम है वो कब निपटा लेता हूँ, अपने कर्तव्यों का पालन कर लेता हूँ, जो सामाजिक पारिवारिक विभागीय कर्तव्य हैं वो भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। कहीं कोई हासल फसल नहीं होती, कहीं कोई मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि जहां भी मैं परेशान होता हूँ वहां मैं भगवान को याद कर लेता हूँ। फिर जब सोते समय की बात आती है, तो जिसे हम अपने इन्वेंटरी बोलते हैं, वो लेना मेरे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। तो जब अभी जैसे मीटिंग के बाद मैं सोऊंगा तो प्रार्थना लूंगा, और उसके साथ साथ मैं ये देखूंगा, पहले वही चीज कि ये सारी चीजें लिख कर करनी पड़ती थी, आज ये सारी चीजें वर्बली या मन ही मन में हो जाती हैं कि आज के दिन मैं कहाँ पे गलत था, मैंने किसके साथ बेईमानी की, कहाँ झूठ बोला, किसको गाली निकाली, किसको देखकर मेरे मन में जलन के भाव पैदा हुए। वो एक हल्का सा पूरे दिन का रिकैप मेरे आंखों के सामने आ जाता है, और जहां जहां मैं गलत था आज के दिन, उनके लिए मैं तुरंत ईश्वर से क्षमा मांग लेता हूँ कि हे प्रभु मुझे माफ करो, यहाँ मेरी गलती थी। और जहाँ कहीं दूसरों की गलती हुई थी उनको मैं माफ कर देता हूँ कि प्रभु उन्हें भी माफ करो और जाने दो। तो साथियों, ये कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं, जीवन शैली है, जिनके साथ हम अपनी सोब्राइटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी नजर में और कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी सोब्राइटी को कैसे मेंटेन करूं। अगर सिर्फ मीटिंग आते रहने से और शराब ना पीने से मेरी सोब्राइटी मेंटेन हो, तो फिर ये स्टेप वर्क करने की और ये प्रोग्राम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो
बहुत ही हमारे लिए गंभीर है, सीरियस टॉपिक है कि मैं इसको कैसे मेंटेन करूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आ रही है जी, आ हाँ। रही है। हाँ, मेरा दूसरा नेटवर्क चला गया। तो इसके लिए मुझे वही काम करना पड़ेगा। और जैसा आज थोड़े मैंने अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए, उस प्रकार से अगर मैं करता रहूंगा तो मेरी सोब्राइटी बची रहेगी। नहीं तो मैं क्षणिक सोब्राइटी हासिल कर सकता हूँ, शराब से दूरी मिल जाएगी मुझे, लेकिन जो आत्म शांति मुझे चाहिए, जो मैं दूसरों को देखकर खुश होता हूँ, वो वैसी खुशी मुझे भी तो चाहिए ना। और करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत। बिग बुक मेरे पास है। बिग बुक मुझे क्लियर कहती है कि जब मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं अपनी शराब पर काबू नहीं कर सकता, वहीं से मेरी जो सोब्राइटी की कहानी है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके लिए मेरे पास आज स्पॉन्सर है, फेलोशिप है। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे ज्यादा मेरे पास अगर कोई चीज है तो वो आज के दिन ईश्वर पर भरोसा है। मुझे यकीन नहीं था कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरी शराब बंद करवा सकती है। ये काम हायर पावर ने किया, तो अब मेरा हायर पावर पर विश्वास हो गया। तो आज के दिन मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी ताकत से कभी भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता था। मुझे शराब से दूरी अगर किसी ने दी है तो वो ईश्वर ने दी है। तो उसी तरह मेरे दैनिक जीवन के दूसरे कामों के लिए भी जो मुझे सद्बुद्धि चाहिए, जो मुझे काम करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, वो मुझे ईश्वर देगा। और ईश्वर मुझे क्यों देगा? क्योंकि अब मैं अपने अंदर की सफाई में लगा हुआ हूँ। मैंने अपना इनर हाउस साफ कर लिया है। जहाँ मेरे अंदर गुस्सा, बदला, डर, ईर्ष्या, काम वासना, ये सारी विकार मौजूद थे, मेरे चारित्रिक दोष थे, इनको लेकर मैं अकेला रहता था। मैं शर्म से मरा जाता था, पश्चाताप मुझे होता था। ये सारी चीजें आज ईश्वर ने मुझसे, मेरे जीवन से निकाल दी हैं। और एक एक दिन के हिसाब से निकाली है। तो मुझे जो मेरे कदम है, ये इन पर मुझे काम करना पड़ेगा। जहाँ ये नहीं है, कई बार हम क्या करते हैं कि जब स्टेप वर्क किया तब तो अपनी सारी चीजें मान लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे अंदर फिर से वही ईगो आ जाती है, अकड़ आ जाती है। एक चीज हमेशा याद रखो, सोब्राइटी को मेंटेन करना है ना, तो दूसरों में गलतियां ढूंढना बंद करो साथियों। जहां भी हम गलत हों उसे तुरंत स्वीकार कर लो। कोई फांसी की सजा नहीं होते हुए मैंने आज तक किसी ए मेंबर को नहीं देखा है। जिस जहां भी अपनी गलती हो उसे तुरंत स्वीकार कर लो। और प्रार्थना और ध्यान में अपना विश्वास बना के रखो। जहां भी जरा सा भी आपको ये लगे उलझन नजर आए जीवन में, वहीं ईश्वर से सीधा संपर्क करो, सीधी उसी से मदद मांगो कि भगवान मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं कैसे करूं, मुझे मार्गदर्शन दो। तो भगवान अपने आप मार्गदर्शन देगा। और जब आपको गुस्सा आए, तनाव आए, परेशानी आए, तो थोड़ी देर के लिए पॉज करो यार। एक थिंक 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 एक स्लोगन है हमारा, उसका फॉलो करो। 3 बार सोचो कोई भी एक्शन लेने से पहले, और भगवान से प्रार्थना कर लो कि हे भगवान, इस परिस्थिति में तू ही मेरी मदद कर सकता है, मुझे रास्ता दिखा। और रोज अपना बिग बुक से नाता जोड़ो भाई, बिग बुक से नाता जोड़ो। आपका स्पॉन्सर हो या मेरा स्पॉन्सर हो, वो सब मानव हैं। और किताब में लिखा है कि कोई भी मानवीय शक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती। केवल और केवल ईश्वर ही है हमारी सद्बुद्धि पुनः लौटा सकता है। आपका स्पॉन्सर, मेरा स्पॉन्सर, वो सिर्फ अपने अनुभवों के माध्यम से हमें एक उदाहरण दे सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने की जिम्मेदारी हमारी है। और जो भी रास्ते में रुकावटें आती हैं, उन सबको दूर हटाने की जिम्मेदारी वो बिग बुक की है। बिग बुक हमें एक एक चीज अच्छे से बताती आई है और आगे भी बताती रहेगी कि हमें किस प्रकार करना है। और सबसे बड़ी बात, इस सोब्राइटी को मेंटेन रखना है तो जो मुझे मिला है वो मुझे आगे बांटना पड़ेगा। ये गारंटी हमें बिग बुक देती है कि
जब एक शराबी के मन में शराब पीने के विचार आते हैं तो उन विचारों को रोकने का एकमात्र उपाय है किसी दूसरे पीड़ित व्यक्ति के साथ किया गया गहन कार्य। जो मुझे मिला है वो मैं आगे जितना बांटूंगा उतनी ही मेरी सोब्राइटी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब मैं किसी की सोब्राइटी में हासिल करने में हेल्प करता हूँ, यानी मैं अपने सर्विस करता हूँ, तो एक तो मैं मेरे अंदर एक जिम्मेदारी की भावना का एहसास होता है। दूसरा, मुझे मेरे जीवन का एक उद्देश्य मिलता है कि यार आज के दिन मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज के दिन मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य है खुद को शराब से दूर रखना और दूसरे पीड़ित भाई की मदद करना। और जब ये भावना मैं इस भावना के साथ मैं काम करता हूँ तो मेरे अंदर ईगो नहीं रहती। क्योंकि दूसरे भाई की स्थिति देखकर मुझे याद आ जाता है कि मैं भी कहाँ से आया था, मैं भी उसी जगह से आया था जहाँ से ये है। और उसको देखकर मैं खुद अपने आप को मजबूत बनाता हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है कि यार भाई ये काम तो अपने को करते रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता अपना। आपकी जो सर्विस है, सर्विस इज द इंश्योरेंस ऑफ योर सोब्राइटी। लाइक LIC लेते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो उसी तरह आप सर्विस कीजिए। मैंने सर्विस से सोब्राइटी हासिल की शुरुआती दिनों में। सर्विस कीजिए, आपकी सोब्राइटी की गारंटी है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि जो जिस आदमी ने सेवा की है ना उसको मेवाई मिली है। ये सनातन काल से सत्य है। इसके साथ साथ बिग बुक मुझे ये भी बताती है कि भैया अगर मेरे अंदर ईगो रहेगी, मैं एक में आने के बाद भी अपने आप को अकेला महसूस करूंगा, मेरी थिंकिंग नहीं सुधरेगी और मैं अभी भी अपने पुराने विचारों के साथ खेलूंगा, तो ये मेरे लिए रेड सिग्नल है, बहुत गलत है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाइयों सिर्फ ये 5 छोटे छोटे काम करते रहो। शराब आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। सुबह प्रार्थना कर लो, दिन में पोज कर लो, थोड़ा सा प्रेयर कर लो एक बार फिर से, और शाम को अपना वापस से रिव्यू कर लो कि मैं कहाँ पर गलत था, और अपने स्पॉन्सर से बात कर लो, मीटिंग कर लो, और हर समय सेवा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ तैयार रहो। आपकी सोब्राइटी हमेशा मेंटेन रहेगी। मैंने जो भी किया अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करने के लिए, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू चेयरपर्सन, आपने बोलने का मौका दिया, और थैंक यू साथियों, आप सबने सुना।